नमस्कार दोस्तों। 70वीं मेंस का रिजल्ट आने के बाद से लगातार बीपीएससी के मुख्य परीक्षा के कॉपियों के मूल्यांकन प्रणाली के ऊपर में लगातार प्रश्न उठाए जा रहे हैं कि बीपीएससी की जो मूल्यांकन प्रणाली है उसमें कई सारी खामियां हैं। ये बात मैंने जब 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के आंदोलन के टाइम पे हम लोग पटना हाई कोर्ट में जब इस मैटर को ले गए थे प्रीलिम्स वाला, उस टाइम पे मुझसे एक प्रश्न पूछा गया था कि आप लोग जो प्रीलिम्स के लिए री एग्जामिनेशन या फिर जो भी डिस्क्रिपेंसीज उसके लिए हाई कोर्ट में आया, तो मेंस के बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे। सो उस टाइम पे मैंने कल ब्लाइंड बोली थी कि ये लड़ाई सिर्फ प्रीलिम्स की नहीं है, ये लड़ाई इस पूरे प्रोसेस को सैनिटाइज करने का है, क्योंकि मेंस की एग्जामिनेशन को लेके जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्होंने एक बार बोलिएगा और 60वीं 69वीं कॉपी देखने के लिए उसकी कॉपी में किस तरह से आर्बिट्रेरी मार्किंग हुई है, इसको लेके मैंने बीपीएससी आरटीए को पूछा भी था कि आपके यहाँ क्या स्टैंडर्ड है इवैल्यूएशन का, हाउ डू यू मेंटेन यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड ऑफ इवैल्यूएशन। उनके पास कुछ नहीं है। सो आई एम गोइंग टू फाइल अनदर पीआईएल ऑन द सेम मैटर कि बीपीएससी के मेंस कॉपी के इवैल्यूएशन बहुत ही आर्बिट्रेरी मार्किंग होती है। तो अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर भी जाओगे तो वहां भी आर्बिट्रेरी मार्किंग होगी। ये तो उनकी भी लड़ाई है। एंड अगेन the selection process does not consist only of one stage, that is prelims. इसमें prelims है, mains है, interview है। आप सर मेंस से फिर चढ़ जाओगे तो प्रोसेस तो पूरा फेयर होना चाहिए ना। यहाँ पे कॉपियों का मूल्यांकन सही से नहीं होता है एंड आई एम सेइंग विथ एविडेंस। और 60वीं और 69वीं के मेरे पास कई सारी चेक्ड कॉपीज मुझे अवेलेबल हुई अलग अलग प्लेटफॉर्म से, उसको मैंने थॉरली एनालाइज किया। वो एनालाइज मैं अपने क्लास कोर्स को पढ़ाने के लिए कर रहा था, क्या बीपीएससी की मार्किंग कैसी होती है, ताकि मैं आंसर राइटिंग में उस बात को ध्यान रखूंगा। उस दौरान मैं इस बात से अवगत हुआ कि कई सारे कॉपीज में बिल्कुल ही वाहियात लिखा हुआ है। प्रश्न का जो उत्तर है कहीं से भी प्रश्न का अनुरूप नहीं है, प्रश्न के डिमांड के हिसाब से नहीं, उत्तर कुछ और ही लिखा हुआ है और एग्जामिनर ने उसको मार्क्स दिया। सो पूरा का पूरा प्रोसेस बीपीएससी का मेंस इवैल्यूएशन का बहुत ही ओपेक है। और स्पेशली जब से वो डिजिटलाइजेशन की प्रक्रिया हो गई है तो उसके बाद से तो मुझे लगता है कि जो खुद के उनके गाइडलाइंस हैं वो भी सही से फॉलो नहीं हो पा रहे। सो इसको लेके मैंने कुछ दिन पहले भी एक वीडियो बनाई थी, आई थिंक 1-1.5 महीने पहले, कि जो बीपीएससी का मुख्य एग्जाम है ये मेरिट का एग्जाम है कि या फिर जुआ है, इट्स अ गैम्बल। वीडियो का लिंक आपको यहां पे मिल जाएगा। सो बीपीएससी की मुख्य परीक्षा को लेके बीपीएससी मेंस इवैल्यूएशन, मेरिट और गैम्बल। सो मैं एक बार पुनः वो कहानी बता देता हूं कि आखिर मुझे ऐसा क्यों लगा, मेरे पास क्या क्या एविडेंसेस हैं और क्या इस चीज को कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। मेंस एग्जामिनेशन का एक मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वाई सिंगल मार्क्स इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज जब आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होती है तो उसमें आपका मेंस का मार्क्स ऐड होता है। और आप देखेंगे मेंस के जब मेरिट लिस्ट प्रिपरेशन में, फाइनल मेरिट लिस्ट प्रिपरेशन में 2-2, 3-3 नंबर पे ना 25, 30, 40 रैंक ऊपर नीचे होता है। सो सिंगल मार्क्स कैन मेक अ वेरी बिग डिफरेंस। कौन सा सर्विस आपको अलोकेट होगा, वेदर आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, एक सिंगल मार्क्स से डिसाइड होता है। इनफैक्ट माई सेल्फ नोज इट वेरी वेल। मैंने यूपीएससी का इंटरव्यू भी दिया हुआ है, आई कुडंट मेक इट टू द फाइनल लिस्ट। सो आई नो कि आपका मेंस के मार्क्स कितने इंपॉर्टेंस रखते हैं। सो मेंस के मार्क्स के इंपॉर्टेंस के साथ साथ इस बात का इंपॉर्टेंस उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या आपको जो लिखा आपने, आपको उसके अनुरूप मार्क्स मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, क्योंकि वो मार्क्स हाईली प्रीसियस है। So the core question before us is that is the evaluation process a uniform standard? क्या आपका जो evaluation process है एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड को फॉलो करता है कि नहीं करता? और क्या हमने एक ऐसा सिस्टम बना रखा है कि जहां पे बाय योर लक, जहां आपका स्कोर है डिस्ट्रीब्यूटेड बेसिस और ए फेट, आपकी किस्मत अच्छी रही तो आपको अच्छे नंबर मिल गए, नहीं रहे तो नहीं मिले। So the core question before us is that, or when I was analyzing the copies, my investigation began with analyzing evaluated answer sheets available online। तो बहुत टेलीग्राम प्लेटफॉर्म्स वगैरह पे थे और मैं कुछ आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। 69 का क्वेश्चन है। इन दिस क्वेश्चन
38 मार्क्स के क्वेश्चन में एग्जामिनर आस्क व्हाट इज ट्रिकल डाउन थ्योरी एंड एक्सप्लेन दिस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग। कॉन्टेक्स्ट था इंडियन प्लानिंग का, एंड ये पूरा का पूरा आंसर लर्नर ने ऑलमोस्ट 4 to 5 पेज में लिखा। और इनफैक्ट आई हैव ऑल्सो रिटन 5 मेंस ऑफ यूपीएससी and I'm teaching, so I have a very good grasp over the content. So while reading the answer, I realized कि no, इसके आंसर में कंटेंट का थोड़ा कमी है, बट आंसर कंप्लीटली ऑफ द ट्रैक नहीं है। उन्होंने लिखा है प्लानिंग के बारे में, उन्होंने लिखा है ट्रिकल डाउन थ्योरी कंसेप्ट के बारे में। सो 38 में से 2 नंबर तो कहीं से नहीं बनता, एंड दिस लर्नर वाज गिवन 38 में से 2 नंबर, जबकि उनके उस क्वेश्चन में वो सारी बातें लिखी गई थी कि इकोनॉमिक ट्रिकल डाउन थ्योरी इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बात करता है, ये बात करता है इंडियन प्लानिंग में ये अप्रोच कौन से कब तक हमने इंडियन प्लानिंग में हमने ये अप्रोच रखा, कैसे ये वाइडनिंग वेल्थ गैप वगैरह चीज़ों को लेके आता है। बट व्हेन आई सॉ द मार्क्स, सो आई सॉ दैट इज वेरी हार्श पेनाल्टी। सो अवार्ड मार्क्स वाज अवार्डेड लेस देन 5% द टोटल। So I completely agree it was not a perfect answer, but it was far from completely irrelevant. ये 2 नंबर देना, it shows that answer is completely irrelevant. ये completely गलत है। This suggests an extreme high strict standard. So चलो ठीक है, मैं मान लेता हूं इस प्रश्न को देखने के बाद में, देखो हम लोग जो भी बात करेंगे बहुत ही लॉजिकल आर्गुमेंट के साथ करेंगे, ठीक है। मैं बिल्कुल अनबायस्ड अनइमोशनल होकर बात कर रहा हूं। तो मैं मान लेता हूं कि ट्रिकल डाउन थ्योरी के इवोल्यूशन के बाद में कि इस लड़के ने 5 पेज का आंसर लिखा, 5 पेज का आंसर लिखने के बाद इसका आंसर इररिलेवेंट नहीं है। इसने वो बातें लिखी, हाँ कंटेंट एनरिचमेंट और अच्छा हो सकता था, बट इसको 2 ही नंबर मिले। तो मैं ये मान लेता हूं कि यही हमारा स्टैंडर्ड है इवोल्यूशन का, स्ट्रिक्ट मार्किंग होती होगी। सो आप कुछ भी इररिलेवेंट लिखेंगे आपको 0 मार्क्स अवार्ड होगा, थोड़ा सा भी ऑफ डेविएट होंगे। But suddenly I found few other copies जहां पे एग्जामिनर अनर्गल बातों के लिए नंबर दे रहा है। The question was 18th नेशनल स्काउट्स एंड गाइड्स जम्बूरी कहां प्रायोजित हुआ था, और 6वीं बीपीएससी क्वेश्चन है जीएस पेपर 1 का। एंड द लर्नर सेइंग कि सर ये बिहार के गया में हुआ था, and the goal was to promote the production of जम्बूरी, and he understood it as a जम्बूरी as a product. And examiner gave him 1 marks. तो सर अगर इतनी स्ट्रिक्ट चेकिंग आपकी है, so how he was given 1 marks? This is the official marks given by the BPSC. So अगर मैं इसको परसेंटेज के टर्म्स में ब्रेकआउट करूं, it's coming out to be 12.5% marks, the total maximum marks. अभी तो कुछ नहीं है, और आगे चलते हैं। This is the case number 2, the nonsensical reward. Case number 3. The question was that what is the Indian Ocean dipole movement? And the Indian Ocean is the main center of current global politics. Actually, this question was asked in geography. An Indian Ocean dipole movement, IOD, is a phenomena of Indian Ocean region. And इस learner को लगा कि Indian Ocean dipole movement कहीं ना कहीं bipolar जो वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट जियो पॉलिटिक्स का कॉन्सेप्ट इसको लिंक कर दिया, एशिया पैसिफिक से लिंक कर दिया, इंडो पैसिफिक से लिंक कर दिया, एंड ही वाज गिवन 2.5 मार्क्स। नेक्स्ट, सोइंग द नेक्स्ट केस, एक और क्वेश्चन पूछा बिहार में कि डिस्क्राइब द राइट बेस्ड ई सर्विस डिलीवरी सिनेरियो बिहार। सो व्हाट इस लर्नर का गलती क्या हुई कि इसने सर्विस वर्ड देखा, राइट बेस्ड ई सर्विस डिलीवरी का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया। उसको लगा कि बिहार में सर्विस सेक्टर को टर्शरी सेक्टर को कैसे ग्रोथ दिया जाएगा, उसके बारे में प्रश्न पूछा गया, एंड कंप्लीटली ही रोट द आंसर ऑन द सर्विस सेक्टर ऑफ द बिहार। इंडिया, उसने पहले इंडिया के बारे में लिखा, फिर बिहार के बारे में लिखा, कहीं पे भी उसने राइट बेस्ड ई सर्विस डिलीवरी सिनेरियो के बारे में बात ही नहीं किया। सो दिस आंसर इज कंप्लीटली हैव अ 0 रिलेवेंस। व्हाट वाज द आस्क्ड इन द क्वेश्चन, एंड स्टिल examiner awarded him 3.5 out of 8. That is coming out to 45% marks. Now, so what is the inescapable conclusion? जब मैं इन तरह के प्रश्नों को देखता हूं, जिस तरह के इवोल्यूशन, ऐसे मेरे पास बहुत सारे एविडेंसेस है। These are some of the few samples which I am sharing with you.
आई हैव मेनी अदर। सो मुझे समझ में आया कि बीपीएससी के कॉपी के इवैल्यूएशन में दे डोंट शो ड्यू डिलिजेंस कि आप एक एक मार्क्स का कितना वैल्यू है और कॉपी कितने सही से जांच होनी चाहिए, क्योंकि एक भी ना तो गलत बच्चा अंदर आ सके ना ही सही बच्चा बाहर हो सके। सो इस चीज को लेके जब मैं देखा कि आंसर भी इतनी ज्यादा, सो आई फाइल्ड एन आरटीआई एप्लीकेशन विद द बीपीएससी कि सर आपके यहाँ कॉपी किस तरह से जांच होती है और मुझे जानना है, क्योंकि मेरे पास एविडेंस तो आ गया कि एविडेंस मेरे पास है कि बीपीएससी की कॉपी जांच में खामियां हैं, बट मुझे उस बेसिस को मुझे क्यों जानना था ये खामियां क्यों है। क्या इनके पास कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर नहीं है, क्या इनके पास कोई गाइडलाइंस नहीं है, वेयर दे आर लैकिंग। बिकॉज कोई भी एग्जामिनर अगर ये तर्क दिया जाता है कि सर मुख्य परीक्षा में एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है, तो सर गलत है ये चीज। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं, यूपीएससी की गाइडलाइंस हैं कि जो भी यूपीएससी बीपीएससी जैसे एग्जामिनेशन के मेंस मुख्य परीक्षा की कॉपी जांच होती है, तो एग्जामिनर हैज टू मेंटेन यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड ऑफ इवैल्यूएशन। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है जिसको चीफ एग्जामिनर करेक्ट करता है। सो इसी चीज को जानने के लिए आई फाइल्ड एन आरटीआई एप्लीकेशन। मैंने बहुत सारे पॉइंटर्स लगाए थे। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आप कोई मॉडल आंसर देते हैं कि नहीं देते हैं। तो बहुत सारी चीजें मुझे जाननी थी। सर जब आप कोई कॉपी चेक करवाते हैं तो क्या आप उन्हें कोई गाइडलाइन देते हैं क्या इवैल्यूएटर्स को? क्या उन्हें आप कोई मॉडल आंसर देते हैं? मार्क्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है? क्या कोई इवैल्यूएशन रूब्रिक है? व्हाट ट्रेनिंग, क्या वो रैंडम आप स्टार्ट करवा देते हैं कि बिफोर दैट यू गिव 3 डे 4 डे वर्कशॉप कि कैसे कॉपीज इवैल्यूएट करनी है? और फाइनली क्या कोई मैकेनिज्म है जिस मैकेनिज्म के थ्रू यू कैन मॉनिटर एंड रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ इवैल्यूएटर्स? और फाइनली क्या लर्नर के पास कोई ग्रीवांस रिड्रेशन मैकेनिज्म है कि वो अगर संतुष्ट नहीं है अपनी इवैल्यूएशन से, तो व्हाट ग्रीवांस रिड्रेशन मैकेनिज्म do you have? So on these questions I asked BPSC and BPSC replied कि हम जवाब नहीं देंगे। BPSC immediately struck back and it says कि no, we are denying this information to you because of protection of personal information। आप जो इंफॉर्मेशन पूछ रहे हैं वो RTI के सेक्शन 81J के अंतर्गत में that is personal information। सो इमीडिएटली आई सेड कि सर आपने गलत ये जो प्रावधान लगाया गलत लगाया। व्हाट एवर आई एम आस्किंग दैट इज नॉट अ पर्सनल इंफॉर्मेशन, दिस इंफॉर्मेशन इज इंस्टीट्यूशनल इंफॉर्मेशन। सो इमीडिएटली मैंने फर्स्ट अपील किया। मैंने बोला सर आपका जो डिनायल है, दैट डिनायल इज कंप्लीटली ऑन द रॉन्ग फुटिंग, दिस इज इंस्टीट्यूशनल इंफॉर्मेशन। एंड मैंने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के साथ लगा के बात किया। फिर भी उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। 30 डेज लैप्स्ड, नो रिस्पॉन्स केम। देन आई फाइल्ड सेकंड अपील टू द स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। ठीक है, उसके बाद उन्होंने मुझे बैक डेट से दे फाइनली सेंड मी ऑन माई ईमेल द वन पेज गाइडलाइन कि वो कैसे इवैल्यूएटर व्हाट गाइडलाइंस दे प्रोवाइड। सो गाइडलाइन देखने के बाद दो ऑफिशियल बीपीएससी गाइडलाइंस मेरे पास आई और उसमें जो गाइडलाइंस है दैट आई एम शेयरिंग विथ यू। गाइडलाइन नंबर 1 वाज दैट ए चीफ एग्जामिनर इज अपॉइंटेड एंड होल्ड्स अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इवैल्यूएशन ऑफ यूनिफॉर्मिटी। सो एक चीफ एग्जामिनर अपॉइंट किए जाते हैं एंड देयर रोल इज टू प्रोवाइड डायरेक्शन, गाइडेंस एंड इंश्योर ऑब्जेक्टिविटी एंड इम्पार्शियलिटी अक्रॉस ऑल इवैल्यूएटर्स अंडर देम। सो मतलब एक चीफ एग्जामिनर है और चीफ एग्जामिनर के अंडर मल्टीपल एग्जामिनर्स हैं और ये चीफ एग्जामिनर का रोल होता है कि मल्टीपल एग्जामिनर्स के बीच में अगर इनकंसिस्टेंसी आ रही है, यूनिफॉर्मिटी डिस्टर्ब हो रहा है, ही विल इंश्योर यूनिफॉर्मिटी अमंग देम। उसके बाद गाइडलाइन नंबर 2, इवैल्यूएशन शुरू होने से पहले हर क्वेश्चन के ऊपर में एक इन डेप्थ डिस्कशन होता है। इन डेप्थ डिस्कशन इज लाइक कि सारे एग्जामिनर्स आपस में ही बैठ के दे डिसाइड कि क्या हम रूब्रिक्स बनाएंगे। मतलब बीपीएससी खुद से उनको मॉडल आंसर वगैरह नहीं देती है, बीपीएससी वहीं पे वो लोग खुद
डिसाइड करते हैं आपस में कंसेंसस के साथ में कि हम ऐसा कुछ मॉडल आंसर इसका होना चाहिए, ये होना चाहिए. So before the evaluation begins, chief examiner must hold a detailed, thorough discussion with all examiners. The goal is to establish a uniform understanding of the proper and prescribed answer for each question. And they must also define clear and specific marking criteria. So, BPSC itself doesn't provide model answer to the examiners. They sit, they huddle together, and they create एक मोटा मोटी स्ट्रक्चर, कौन कौन से पॉइंट्स होने चाहिए, उसके बेसिस पे दे स्टार्ट इवेलुएटिंग. गाइडलाइन नंबर 3 कि चीफ एग्जामिनर को मैंडेटरी जिन 30% कॉपीज को रिव्यू करना होता है, नहीं 15% कॉपीज को मैंडेटरी रिव्यू करना होता है, और जिनके भी टोटल मार्क्स 30% से कम है और 60% से ज्यादा है उस पर्टिकुलर पेपर में, वो पेपर को चीफ एग्जामिनर को मैंडेटरी एग्जामिन करना होता है कि आखिर एग्जामिनर ने उसको इतना कम या ज्यादा नंबर क्यों दिया, और रैंडम 15% कॉपी जांच करनी होती है टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी. सो इस पे भी मुझे डाउट है, बिकॉज डिजिटल प्रोसेस में हाउ चीफ एग्जामिनर इज डूइंग ऑल दिस, इसको सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में दैट इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ मॉडरेशन. That is also itself is in a question how this is being done. Now next moving to the guideline number 4, the evaluation trinity. So जो evaluation है वो 3 मुख्य अवधारणाओं पर डिपेंड करता है: facts, accuracy and relevance of data, presentation, structure, style and clarity of expression, and concept, clarity of understanding. कि 3 पिलर्स हैं जो बीपीएससी अपने गाइडलाइन में देती है कि हाँ इन 3 पिलर्स को में बैलेंस देखते हुए आप मार्क्स अवार्ड करेंगे. और गाइडलाइन नंबर 5 कि आप पार्ट वाइज मार्किंग करेंगे. ठीक है, और इन्होंने यही एग्जांपल भी दिया है उसमें. ठीक है, क्या पार्ट वाइज मार्किंग करेंगे, क्वेश्चन का सब पार्ट्स है, सब पार्ट्स के हिसाब से आप नंबर देंगे. बट अगेन जब मैं उस गाइडलाइन को, जो रूल बुक है, उसको मैं अपने प्रैक्टिकल जो मेरे पास एविडेंस है उससे मैं कंपेयर करके देखता हूँ, तो स्टिल आई फाउंड कि रूल बुक गाइडलाइंस को बहुत ज्यादा धरातल पे उतारा नहीं जाता. बहुत ही आर्बिट्ररी मार्किंग होती है उन मॉडल जो गाइडलाइंस है, दे आर नॉट गेटिंग फॉलोड. दे इवन डोंट, एग्जामिनर कॉपी चेक करते हैं कि नहीं करते चीफ एग्जामिनर, दैट इज ऑल्सो बीइंग क्वेश्चन्ड. क्यों? सबसे पहली बात है, इफ एनी आंसर इज कंप्लीटली रॉन्ग अवार्ड 0 मार्क्स. दिस इज योर गाइडलाइन. बट ये क्वेश्चन जो मैंने बताया अभी ई सर्विस वाला, एलपीजी रिफॉर्म वाला, उसमें हाउ डिड यू गिव 3.5 मार्क्स? दैट इटसेल्फ इज अ बिग क्वेश्चन, दैट कंप्लीटली गोज अगेंस्ट योर रूल बुक. क्वेश्चन नंबर 2, अगर आप कहते हैं सर कि अवार्ड मार्क्स सेपरेटली फॉर ईच पार्ट ऑफ द आंसर, सो 38 मार्क्स से क्वेश्चन का 2 नंबर मिल रहा है, इवन उन्होंने सारे पार्ट को आंसर किया है, तो इट सजेस्ट कि आंसर हैज बीन गिवन अ होलिस्टिक जजमेंट. मतलब पूरे सारे पार्ट्स को इकट्ठा मिलाकर 2 नंबर दे दिया. आपने पार्ट वाइज ब्रेकिंग कहां किया उसमें? दैट अगेन सोच कि आप रूल बुक फॉलो नहीं करते. सो वी हैव द रूल्स, वी हैव द एविडेंस, द गाइडलाइंस फॉर अ फेयर, यूनिफॉर्म एंड ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन प्रोसेस एग्जिस्ट ऑन द पेपर. सो बीपीएससी का जो इवैल्यूएशन प्रोसेस वो पेपर पे तो बड़ा दिखता है कि हाँ सही है, बट एविडेंसेस असेस, द एविडेंसेस फ्रॉम द इवैल्यूएटेड आंसर शीट shows a reality that often diverges dramatically from those guidelines. So, but धरातल की वास्तविकता पे हमें देखने को मिलता है कि बीपीएससी का जो इवैल्यूएशन प्रोसेस दैट इज आर्बिट्ररी, रैंडम. ये बात मैंने पहले भी कही है. सो व्हाट ऑप्शंस वी हैव? व्हाट ऑप्शंस वी हैव? क्या बीपीएससी मेंस इवैल्यूएशन को मेरिट या गैम्बल मान के बैठ ले? नहीं यार, इट्स अ गैम्बल. हाउ टू प्रिपेयर फॉर दैट गैम्बल? क्या हमारे पास हाई कोर्ट का रास्ता है? कैन वी अप्रोच हाई कोर्ट? सो हाई कोर्ट को अप्रोच करने का रास्ता तो है, बट चांसेस आर वेरी मिनिमल, क्योंकि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कभी भी मेंस कॉपी के इवैल्यूएशन प्रोसेस में इंटरफेयर नहीं करता है.
ऐसा नहीं है कि बीपीएससी के अगेंस्ट में कई मेंस इवैल्यूएशन के प्रोसेस को लेके हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में केसेस नहीं किए गए हैं। केसेस किए गए हैं, बट पटना हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट हैज refused to interfere in mains evaluation process. But in many judgments, they have categorically said once there is a palpable, demonstrable error in evaluation, we will intervene. And अभी तक जो भी हुआ है, it is not possible कभी भी, अब से पिछले जितने भी केसेस किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में इस चीज को लेके, आज तक कभी इस बात को एविडेंस के साथ में प्रस्तुत नहीं किया गया है, क्योंकि पहले कॉपीज चेक नहीं मिलती थी और चेक मिलती भी थी तो सिर्फ आपको अपनी कॉपी मिलती थी। अभी जो विस्तृत कॉपियां मिल रही हैं वो नहीं मिलती थी, तब के पास इतने एविडेंसेस नहीं होते थे। दिस इज द वेरी फर्स्ट टाइम कि वी आर हैविंग एविडेंसेस, सो डेफिनेटली पीपल मस्ट राइट फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन टू द बीपीएससी, यू शुड डेफिनेटली पुट योर हाउस इन द ऑर्डर. And those who are aggrieved by such kind of faulty evaluation process, they must approach Patna High Court, but with clear evidence. Without evidence, no matter how big the lawyer is, the entire process. समीर, ये 1985 का केस है, महाराष्ट्र बोर्ड का, वही केस सैल्यूटेड जजमेंट है, उसी के बेसिस पे कई बार मेंस कॉपीज को लेके 52वीं 55वीं के लड़कों ने किया था, एसोसिएशन बनाए किया था, उसके बाद 64वीं में भी हुआ है। एवरी टाइम कोर्ट ने मना कर दिया कि नहीं, हम इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। सिर्फ एक बार का एक्सेप्शन है जिसमें कॉपी इवैल्यूएशन कोर्ट के कहने पे हुआ है और उसमें से 32 नंबर में से बढ़ के करीब 70 नंबर हो गया 100 में से। जुडिशियल एग्जामिनेशन का कॉपी था, सिर्फ एक केस है आज तक। सो दिस इज माई ऑनेस्ट स्टैंडिंग। हाँ, बीपीएससी की मार्किंग रैंडम होती